नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयाग दौरा, कई फ्लैट्स के लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबियां। और चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने वाले गिरफ्तार, भीम आर्मी चीफ को फेसबुक पेज पर दी गई थी धमकी। और जाट लाइन से भूपेन्द्र चौधरी ने किया 24 का संकिरात, गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। और बांदा में तेज रफ्तार ने ली 7 की जान, 4 पहिया वाहन खड़े ट्रक से टकराया। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से और इस बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा है और अतीक के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने आशियाने, उन्हें आज गरीबों को आशियाने की चाबी सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वही सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती रहेगी। 20 लाभार्थियों को चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराएंगे। और बता दें कि 700 करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास भी यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से जो जमीन मुक्त कराई गई है, उन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी आज चाबियां यहां सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। इसके अलावा लीडर प्रेस मैदान में एक जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए रणवीर का रुख कर लेंगे। रणवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा है, तो क्या कुछ उनके कार्यक्रम वहां रहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रयागराज में है, जहां अतीक अहमद के अतिक्रमण द्वारा खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए जो आशियाने बने हुए हैं, उनमें करीब 20 आशियानों में उनको चाबी देकर के गृह प्रवेश कराया जाएगा, जिससे गरीबों को एक बहुत बड़ा सौगात मिल रहा है। और वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 767 करोड़ रुपए की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और गरीबों के आशियाने पे जहां उनको बहुत भारी खुशी देखने को मिल रही है, वहीं गरीबों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगभग 20 गरीबों को चाबी देकर के गृह प्रवेश कराया जाएगा और उन्हें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा है। बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से। और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाला और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला आरोपी पुलिस ने अमेठी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम विमलेश सिंह है और हमले में कुछ दिन पहले ही उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चंद्रशेखर को जान से मारने की धमकी दी थी। गौरीगंज थाना पुलिस और SWAT की टीम ने मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी विमलेश सिंह जामो थाना क्षेत्र के लखना बसंतपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर क्षत्रिय ऑफ अमेठी के फेसबुक पेज पर आजाद को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गौरीगंज थाने की पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 तथा कानून के तहत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए जो है उसे हिरासत में लिया गया है और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर 5 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, जिसमें लिखा गया था कि आजाद की हत्या अमेठी के ठाकुर दंदहाड़े चौराहे पर करेंगे। ये पोस्ट हमले से पहले की गई थी। वहीं बता दें कि बुधवार को चंद्रशेखर पर हुए हमले के बाद गुरुवार को भी इस पेज पर एक पोस्ट डाली गई। इस पोस्ट में लिखा था कि आजाद को कमर में गोली मारी गई थी, अगली बार वो नहीं बचेगा।
पोस्ट में ये भी कहा गया कि चंद्रशेखर रावण बहुत चालाक है और उसे सुरक्षा और एक बुलेट प्रूफ वाहन और जैकेट चाहिए। आपको बता दें कि सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें गोली उनके पेट को छूकर निकल गई। इस हमले में बाल उनकी जान बची और चंद्रशेखर की हालत अब फिलहाल खतरे से बाहर है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा वो ठीक है और दर्द के लिए दवाई ले रहे हैं, 2-3 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर भी निशाना साधा और कहा कि सीएम योगी का इस मुद्दे पर न बोलना ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अपराध को संरक्षण दे रहे हैं। सुनिए। लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि ये जिंदा है, तब वो वहाँ से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस के अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। 2 लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूँ। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। अतीक अशरफ के साथ जैसा हुआ वैसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। आपके पास फ्लैट? एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। गाड़ी को मीरकपुर में छोड़कर अपराधी भाग जाते हैं, तो उसको कुछ और बता रहे, कुछ तो कहानी कुछ और नया मोड़ देने की कोशिश हो सकता है वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए। ये होगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। पंचायत आप लोग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है। मैं उसका हिस्सा बनूंगा। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट जिसमें आपको मारने की वो की गई है, अमेठी क्या क्षेत्रीय महासभा कही है उसके अलावा? ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े। मैंने कहा ना, मैं पहला थोड़ा ही हूँ जो मारा जा रहा हूँ या जिसको मारने का प्रयास किया। मुझसे पहले बहुत मरे हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा था। मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात पे बात आगे बढ़ रही, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये भी मैं उनको संदेश दे, जिसमें आपको मारने की वो की गई है, अमेठी क्या क्षेत्रीय महासभा कही है उसके अलावा? ठीक है, देख। और इसी बीच शुरू करेंगे मुजफ्फरनगर से आ रही इस खबर का, जहां दिल निकलते ही डबल मर्डर से सनसनी फैल गई और रिश्तेदारी में पहुंचे पति पत्नी ने यहां फायरिंग की, जिसके बाद पति पत्नी ने खुद को गोली मारी। शादी के विवाद में दोनों पति पत्नी पहुंचे थे और रिश्तेदारी में हुई फायरिंग से पड़ोसी इसमें घायल हो गया है। पति पत्नी की मौके पर गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस को घटनास्थल से 2 पिस्टल भी बरामद की है पुलिस ने और दोनों के शवों को फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। सर, गादला में घटना हुई है, इसके बारे में जानकारी दी। आज अर्ली मॉर्निंग में नसीम अपनी पत्नी तमन्ना के साथ यहाँ पे गादला में अपने मौसेरे भाई के यहाँ, सद्दाम के यहाँ, जिसने इन दोनों की आपस में शादी कराई थी, उसके यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने इनके घर पे फायरिंग की है। उद्देश्य सद्दाम को मारना था, लेकिन सद्दाम उस समय नमाज़ पढ़ने चला गया था, इसलिए वो मिला नहीं। घर पे फायरिंग की और फायरिंग करके वो ये निकल रहे थे तो रास्ते में साबिर मिला। साबिर ने हल्ला मचाया तो साबिर पे भी गोली चला दी। साबिर के गले में गोली लगी है, वो खतरे से बाहर है। उसके बाद वहाँ से निकल करके ये लोग आए हैं और आ करके गांव के बाहर रुके हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल इनकी ख़राब हो गई थी। गांव वाले जग गए थे, उसी समय इन लोगों ने फायरिंग की है और पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिसमें पत्नी की डेथ हो गई। बाद में पति ने भी खुद को गोली मार ली
और उसकी भी यहाँ पे डेथ हो गई। कोई बरामदगी सर? दोनों की यहाँ पे जांच से 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। विस्तृत जांच की जा रही है। कुछ कागजात मिले हैं, कुछ पैसे मिले हैं मृतक के जेब से, जिसके बारे में विस्तृत जांच की जा रही है। अभी तक यही तथ्य प्रकाश में आया है कि जो मृतक पति और पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था और दोनों जो सद्दाम है, जो इनका मौसेरा भाई गादला का रहने वाला है, उससे ये नाराज़ चल रहे थे कि उसने ये शादी क्यों कराई। इसी बात को लेकर के उसी नाराज़गी में पति पत्नी यहाँ पर आए थे सद्दाम से बदला लेने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी तक की जांच में यही तथ्य प्रकाश में आए हैं, लेकिन हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं, विस्तृत जांच कर रही हैं कि और भी क्या कारण हो सकते हैं घटना के। विस्तृत जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आगे और खबर काशगंज से है, जहां काशगंज जनपद के पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित से कुशल निर्देशक और अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में यहां वाहन चोर और चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में क्षेत्राधिकारी पटियाली दीप कुमार पंत के नेतृत्व में आज थाना पटियाली पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 वाहन चोरों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और काशगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और 4 मोटरसाइकिल बहुरा से नरेठी जाने वाले रास्ते पर बंद पड़े मकान के अंदर से पकड़ी गई है। दोनों वाहन चोरों की निशानदेही पर बरामद की गई है। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बदलते सियासी समीकरणों के बीच बीजेपी ने चरथावल विधानसभा से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से जिले में खिसकती जनाधार को रोकने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हुए। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पहले लोकसभा चुनाव 2014 और फिर 17 में बीजेपी ने परचम लहराया था। 19 के लोकसभा चुनाव में वोटों का अंतर कम जरूर था, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जीत दर्ज की थी। किसान आंदोलन के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से सीट खिसकनी शुरू हो गई। सपा रालोद और रासपा गठबंधन ने बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाची, मीरापुर सीट जीत हासिल कर ली और उपचुनाव में बीजेपी के हाथ से खतौली भी निकल गई। मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें तो सरदना सीट पर भी सपा की जीत हुई। इसी साल हुए निकाय चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। मुजफ्फरनगर पालिका को छोड़ दे तो बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी की चिंता बढ़नी लाजमी है। चरथावल में विकास कार्यों के बहाने लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज उठा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रदेश अध्यक्ष का पूरा भाषण चुनाव पर केंद्रित रहा और विपक्ष के गठबंधन पर भी वो जमकर बरसे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी यहाँ 9 साल के कार्य गिनाने का काम किया और भूपेंद्र चौधरी ने इस दौरान गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। जनता के बीच में है। आज मुजफ्फरनगर लोकसभा का एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम जनसभा है और जनसभा में हमने अपनी सरकार के जो रिपोर्ट कार्ड है उन रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में रखा है। सौभाग्य से प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, लोक निर्माण मंत्री आदरणीय जतिन प्रसाद जी भी आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया उन्होंने अपने विभाग के कुछ काम, कुछ सड़कों के शिलान्यास और कुछ लोकार्पण करने का काम किया है और मुझे विश्वास है कि उनके इस प्रयास से इस क्षेत्र में और बेहतर सड़कों का जाल बिछाने का काम होगा। क्या लगता है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम, अपने अभियान और अपने काम को लेकर जनता के बीच में है। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी सरकारों ने ऐसे काम किए हैं कि हम लगातार रिपोर्ट कार्ड लेकर महान जनता के बीच में है। सरकार जहां तक विपक्ष का विषय है, उनके पास दिखाने को कुछ नहीं और वो जनता को भ्रमित करने के लिए, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए एक गठबंधन प्रलाप आप रहे हैं। उसी का मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश की जनता सब जानती है। वो 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी गठबंधन में थे और 2022 में भी गठबंधन में। आज वो कहां है? जरा एक बार उनसे पूछो कहां है वो। आज बहन जी कहां है? आज कांग्रेस पार्टी कहां है? आज ओम प्रकाश राजभर जी कहां है? तो उनके प्रति अविश्वास की स्थिति गठबंधन साथियों में है। जब साथियों में है तो जनता के प्रति किस प्रकार के भाव है? ये लोग जनता के
विषयों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह के गठबंधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जातिवाद तो उन्होंने लोगों ने करा, आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी, उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 4 पहिया वाहन खड़े ट्रक से टकराते हुए भीषण हादसे में बुलेरो सवार 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 लोग गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है और मौके पर जनपद के आला अधिकारी मौजूद है। तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गए, जिसमें 8 लोग सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस के द्वारा गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जो है वो सीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन एक की मौत सीएचसी में हो गई और एक घायल को जिला अस्पताल बांदा भेजा गया। बताया जा रहा है कि एक बच्चे को हम लोग इधर सीएचसी में आए हैं। यहाँ जो पिलौसा क्षेत्र से एक गाड़ी में 8 लोग जा रहे थे ड्राइवर समेत, तो बहुत तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी 120-130 किलोमीटर की स्पीड पे। एक स्टेशन ट्रक से भिड़ गई और मौके पर 8 में से 5 लोगों की डेथ हो गई। 3 को यहाँ लाया गया सीएचसी में और 3 में से यहाँ 1 की डेथ हो चुकी है। 2 लोग जो बचे हैं बहुत गंभीर हालत में हैं, उनको तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मेरी सीएमएस से बात हो गई है और वहाँ पे सारे इंतज़ाम कर दिए गए हैं, उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिले। ब्लड बैंक में भी पर्याप्त। और इसी बीच रुक करेंगे फिरोजाबाद से आ रही इस खबर का, जहां युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया। भाई ने साले और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाई का आरोप है कि हफ्ते पहले भी मारपीट की गई थी और थाना जसराना के बजनी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की फिरोजाबाद से, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने है, तो वहीं उसके भाई ने जो है साले और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वही भाई का आरोप है कि 1 हफ्ते पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी और थाना जसराना के बसनी गांव का मामला बताया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए मेरठ जनपद की 28 वर्षीय नाजिश को ईद के मौके पर नया जीवन मिला है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ये ट्रांसप्लांट यहाँ किया गया है और इसके परिवार के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम नाजिस है। मैं मेरठ जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरी दोनों किडनियां खराब है, तो मुझे यहाँ के ही एक स्टाफ ने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में बहुत अच्छी सर्जरी होती है। फिर हम यहाँ पे आए, हम डॉक्टर प्राजीज मजूमदार जी सर से मिले। उन्होंने हमें बताया कि आपके यहाँ आयुष्मान पैनल से ऑपरेशन हो सकता है और सर्जरी भी सक्सेसफुल हो सकती है। तब मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उनसे बात करके। फिर हमारे यहाँ पे टेस्ट हुए, मम्मी के भी टेस्ट हुए, मेरे भी टेस्ट हुए। फिर टेस्ट तक सही आए। फिर हम यहाँ ऑपरेशन कराने आए। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर वैभव शर्मा जी ने और डॉक्टर मजूमदार ने, डॉक्टर कुलदीप ने मेरी सर्जरी सक्सेसफुल करी, बहुत अच्छी सर्जरी करी। और आज मेरे छुट्टी का दिन है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नर्सिंग स्टाफ सती। सर, मेरठ की रहने वाली नाजिश का किडनी ट्रांसप्लांट आरोग्य योजना के अंतर्गत यशोदा में किया गया है। किस तरह से नाजिश यहाँ पे पहुंची और क्या बच्ची की हालत है और डोनर जो था उसकी क्या हालत है, कितने दिन वो हॉस्पिटल में रही? ये मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि आयुष्मान भारत की स्कीम जो थी, योगी जी के पहल पर संगीता सिंह जो इसकी सीईओ हैं आयुष्मान भारत की यूपी की, वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि आप ये पेशेंट्स को, इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं जो बड़े ऑपरेशंस हैं, उनको कीजिए। यूपी में इस तरीके के ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। ये यूपी का पहला ऑपरेशन है जो कि किडनी ट्रांसप्लांट का। हम 2-3 साल से 4 साल से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान भारत का ये यूपी का पहला ऑपरेशन है
जो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से हुआ, जिसमें जो पेशेंट है नाजिश, वो सिर्फ 28 वर्ष की है, उसकी किडनी खराब हो गई थी। वो जगह जगह धक्के खा रही थी और ढूंढ रही थी कि कोई किसी तरीके से उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाए। और जब वो यहाँ पर किसी ने उसको भेजा, और शायद वो लखनऊ भी गई थी, तो लखनऊ से यहाँ डायरेक्ट हुआ, जो भी जैसे भी घूम फिर के वो यहाँ आई, तो उसका ऑपरेशन हुआ नाजिश का, और उसकी जो मदर है उसने उसको किडनी को डोनेट किया। दोनों बिल्कुल ठीक हैं, डोनर भी डोनी भी। इसमें डोनी को भी रिस्क रहता है जो अपनी किडनी देता है, और डोनर को भी। सक्सेसफुली दोनों ठीक हैं और दोनों ऑपरेशन कामयाब हैं। सर, माना जाए आयुष्मान योजना के तहत नाजिश को ईद का गिफ्ट मिला, क्योंकि ईद पर वो स्वस्थ होकर अपने घर चली गई और अब परिवार के साथ ईद मना रही है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये वास्तव में ये ईद का गिफ्ट खाली नाजिश को या उसके परिवार को नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश को है कि एक मुस्लिमों का ये त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। ये बड़ा गिफ्ट योगी जी के पहल से और मोदी जी की जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके तहत मिला। ये मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ये ईद का। खबर बांदा से है, जहां बांदा जनपद के थाना बेबरू क्षेत्र में 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई है। बता दें कि ट्यूबवेल के अंदर करंट उतर जाने से एक लड़का ट्यूबवेल से चिपक जाता है, जिसको बचाने के लिए उसका भाई और पिता छुड़ाने लगते हैं, जिससे वो भी करंट की चपेट में आ जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और बांदा में ये बड़ी खबर, जहाँ करंट लगने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 5 बजे बबेरू थाने के ग्राम परसौली में ट्यूबवेल के सपोर्टिंग वायर में करंट उतर आने के कारण दीपू यादव उम्र 15 वर्ष को चिपकने के उपरांत उसको छुड़ाने के प्रयास में पिता गोरेलाल यादव उम्र 50 वर्ष तथा उसके सगे बड़े भाई अतुल यादव उम्र 21 वर्ष की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु हो गई है। तीनों का शव पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में अन्य विधि। और इसी बीच चुप करेंगे बुलंदशहर से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां खेत में पानी लगाने के पैसों को लेकर मामूली कहासुनी हुई और मौके पर पहुंचे पुलिस पर युवक को 3rd डिग्री देने का आरोप लगा है। 3rd डिग्री देने के वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो वही पीड़ित युवक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर करने का पुलिस पर आरोप लगा है। और बता दें कि खेत को लेकर मामूली कहासुनी को लेकर पुलिस यहां पहुंची थी, जिसके बाद युवक ने पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं और वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि फिलहाल पीड़ित युवक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।